मेंडल का एक संकर संतति का प्रयोग, जिसे हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। मेंडल ने जितने भी प्रयोग किए, जैसा कि अभी हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं, उसमें विरुद्ध लक्षणों की एक ही जोड़ी वाले मटर के पौधों में संकर प्रतिस्थापित किया। संकर यानी दोनों को मिलाना। विरुद्ध लक्षणों की, अब मान लीजिए कि आप लाल रंग और सफेद रंग दोनों रंग को मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो कौन सा रंग तैयार होता है? गुलाबी रंग का, है ना। तो उसमें कौन सा रंग अधिक स्पष्ट होता है? लाल रंग होता है, सफेद रंग उसमें छिप जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो अधिक गुणधर्म वाला है लाल रंग, वो दिखाई देता है। इसी प्रकार मेंडल ने भी दो समान मटर के परंतु विपरीत गुणधर्म वाले पौधे लिए और इस प्रकार के संकर को एक संकर कहते हैं। एक संकर अनुपात का अध्ययन करने वाले हेतु उन्होंने लंबे और बौने यानी छोटे, लंबे और बौने मटर के पौधे का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने दो पौधे लिए, एक लंबा लिया और दूसरा बौना यानी छोटा लिया। इस प्रयोग में आइए देखते हैं जनक पीढ़ी जिसे हम कहते हैं पेरेंटल जनरेशन, और इसको P1 से सूचित करते हैं। लंबे और बौने पौधों का उपयोग संकर के लिए किया गया। एक संकर संतति में उन्होंने लंबे और बौने पौधों को लिया और उनको आपस में मिलाया, इसलिए इसे हम कहते हैं जनक पीढ़ी P1। मेंडल ने लंबे तथा बौने पौधों के लिए क्रमशः प्रभावी और अप्रभावी यानी जो दिखाई देता है और अप्रभावी यानी जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे शब्दों का उपयोग किया। तो ऐसे शब्दों का उपयोग उन्होंने क्यों किया? उन्होंने लंबे पौधों को प्रभावी कहा जबकि बौने पौधों को अप्रभावी किया। तो ऐसा किस कारण हुआ? तो इन्होंने दरअसल जो प्रयोग किया उसमें उन्होंने लंबे पौधों को प्रभावी कहा, क्योंकि जब उन्होंने उनका संकर कराया तो अगली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे, और बौने पौधों को अप्रभावी कहा क्योंकि ये लक्षण अगली पीढ़ी यानी कि F1 यानी फर्स्ट जनरेशन, प्रथम संतानीय पीढ़ी, तो उसमें ये दिखाई नहीं दे रही। और यह प्रयोग पनेट स्क्वायर पद्धति से नीचे दिया गया। यहाँ पे ये जो आपको दिया हुआ है ये पनेट स्क्वायर पद्धति है। इससे मेंडल ने यह प्रतिपादित किया कि इन लक्षणों के संक्रमण के लिए उत्तरदायी घटक जोड़ी में पाए जाते हैं और इन घटकों को जनुक के नाम से जानते हैं। प्रभावी जनुक अंग्रेजी लिपि के बड़े अक्षर से लिखते हैं और अप्रभावी जनुक को छोटे अक्षरों द्वारा दर्शाया जाता है। जनुकों की जोड़ी में पाए जाने के कारण लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी मतलब टॉल होता है ना, तो लंबे पौधों के लिए कैपिटल टी और बौने पौधों के लिए स्मॉल टी के लिए ऐसे अक्षर लिखे जाते हैं। जनुकों की यह जोड़ी, ये जो जनुकों की जोड़ी है, यह युग्मक निर्मित के समय अलग हो जाती है, इसलिए टी घटक वाले, इसमें से ये टी आ गया और ये बौने पौधे का टी आ गया, तो इसलिए टी घटक वाले और स्मॉल टी घटक वाले दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं मेंडल की एक संकर संतति का प्रयोग। जनक पीढ़ी P1 में स्वरूप विधा कैसी है? लंबा और बौना, देख रहे हैं आप ना। इसमें जनुक विधा कैसा है? जनुक विधा यानी ये हो गई स्वरूप मतलब आकार होता है, और जनुक विधा उसको निर्देशित करने वाला, तो ये है कैपिटल टी। और बौने के लिए उन्होंने क्या दिया था? स्मॉल टी। जब इनका संकर कराया जाता है तो दोनों में से एक एक युग्मक आते हैं, तो इसमें से कैपिटल टी युग्मक आया और इसमें से स्मॉल टी युग्मक आया, और इस प्रकार से यहाँ पर दो प्रकार के युग्मक बन जाते हैं।
अब प्रथम संतानीय पीढ़ी में हम क्या देखते हैं कि जिसे हम F1 कहते हैं, इसमें दोनों के जो एक एक युग्मक आते हैं ये दोनों मिलकर के बनाते हैं TT। अब क्योंकि कैपिटल T प्रभावी है इसलिए इसका स्वरूप विधा कैसा होगा, लंबा, क्योंकि कैपिटल T हमने किसके लिए लिया था, लंबे पौधों के लिए। अब इस दोनों का स्वपरागण कराते हैं। तो अब जब स्वपरागण कराते हैं तो ये यहाँ पर जो संतानीय पीढ़ी F1 थी वो क्या बन जाती है, जनक पीढ़ी, जिसे हम P2 कहते हैं, यानी पेरेंटल जनरेशन 2। तो यहाँ पर F1 का स्वयं परागण होता है, यानी कि एक लंबा का दूसरे लंबे पौधे के साथ। तो स्वरूप विधा हो गई लंबा लंबा, और इनकी जनुक विधा क्या होगी, कैपिटल T स्मॉल t है ना, तो ये कैपिटल T और स्मॉल t। जब इन दोनों का स्वपरागण कराया गया तो दोनों में से एक एक युग्मक बाहर आ जाएंगे, तो दोनों के युग्मक अलग हो गए, इसका T और स्मॉल t अलग, इसमें भी कैपिटल T और स्मॉल t अलग। अब ये मिलकर के जो अगली संतानीय पीढ़ी जिसे हम द्वितीय पीढ़ी कहते हैं यानी F2, इसमें जो बनाते हैं तो वो कैसा बनाते हैं, ये पुंग युग्मक है और दूसरा स्त्री युग्मक है। दोनों के पास दो दो युग्मक है, कैपिटल T स्मॉल t और कैपिटल T स्मॉल t। अब ये दोनों जब आपस में संकर करते हैं तो ये कैपिटल T और ये कैपिटल T मिलकर के हो जाते हैं डबल कैपिटल T, यानी चूंकि इसमें लंबा पौधा T है तो ये कैसी संतानीय पीढ़ी होती है, लंबे। इसी प्रकार से ये कैपिटल T और ये स्मॉल t मिलकर के होती है TT। यहाँ पर प्रभावी कौन सा है, कैपिटल T, इसलिए ये भी लंबा पौधा प्राप्त होता है। तीसरा, अब इसको इसके साथ संकर कराते हैं, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि प्रभावी लंबा है तो ये हो जाता है लंबा पौधा, और यहाँ पर ये जब इसके साथ करता है तो दोनों होते हैं स्मॉल, और इस प्रकार ये पौधा प्राप्त होता है बौना पौधा। तो अभी आपने ये देखा कि प्रथम संतानीय पीढ़ी में हमने क्या देखा था कि सभी पौधे जो थे वो लंबे थे। प्रथम संतानीय पीढ़ी में सभी पौधे लंबे थे, जबकि F2 पीढ़ी में कैसे पौधे आते हैं, 3 लंबे और 1 बौने। यहाँ पर प्रभावी घटक कौन सा है, लंबा है, और अप्रभावी घटक बौना है। तो इस प्रकार से द्वितीय संतानीय पीढ़ी में लंबे और बौने दोनों प्रकार के पौधे हैं। तो मेंडल की संख्या के अनुसार मटर के कुल 929 पौधों में से 705 पौधे लंबे हुए, जबकि 224 पौधे बौने हो गए, और इन पौधों का स्वरूप विधात्मक अनुपात क्या हो गया, 3:1:2:3। 3 अनुपात, इनका क्या अनुपात होगा, 1:2:3, 3:1 होता है। इससे ये निष्कर्ष मिलता है कि लक्षणों के आधार पर F2 पीढ़ी के पौधे 2 प्रकार के, जबकि जनुकीय प्रारूप के आधार पर 3 प्रकार के पौधों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको बच्चों।